गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 राइटिंग एंड सिटी लाइफ एंशिएंट मेसोपोटामिया इसका पार्ट नंबर 3 देखेंगे। इसमें वीडियो नंबर 1 एंड 2 में हमने इसके मैक्सिमम पार्ट को कवर कर लिया था। बचा हुआ जो भी चैप्टर का हिस्सा है उसको हम पार्ट नंबर 3 में कवर करेंगे। तो पार्ट नंबर 3 का सबसे पहला टॉपिक है लाइफ इन द सिटी ऑफ उर। मेसोपोटामिया का एक जो शहर था उर शहर, उसमें जनजीवन कैसा था इसी के बारे में जानेंगे। तो उर शहर के अंतर्गत जीवन या जनजीवन। इन मेसोपोटामियन सोसाइटी द न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम वाज द नॉर्म, ऑल्दो ए मैरिड सन एंड हिज फैमिली ऑफन रिसाइडेड विद हिज पेरेंट्स। तो मेसोपोटामियन समाज के अंतर्गत न्यूक्लियर फैमिली का चलन था। मतलब न्यूक्लियर फैमिली मतलब एक एकल परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं, बाकी उनके जो दादा दादी चाचा चाची और जो दूसरे रिश्तेदार होते हैं वो अलग रहते हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली बड़ी छोटी फैमिली होती है। ऑल्दो ए मैरिड सन एंड हिज फैमिली ऑफन रिसाइडेड विद हिज पेरेंट्स। हालांकि ये ऐसा होता था कि जो शादीशुदा बेटा होता था और उसका परिवार वो कभी कभी अपने पेरेंट्स के साथ भी रहते थे, अपने माता पिता के साथ भी ऐसे रहते थे, ऐसा हमें साक्ष्य मिला है। द फादर वाज द हेड ऑफ द फैमिली। और मेसोपोटामिया में पिता परिवार का मुखिया होता था। मैरिज, मेसोपोटामियन परिवारों में शादी कैसे होती थी, उसके क्या प्रोसीजर थे, देखिए। वी नो लिटिल अबाउट द प्रोसीजर्स ऑफ मैरिज। हमें शादी की जो प्रोसीजर या जो प्रक्रियाएं होती थी उसके बारे में बहुत कम पता है। ए डिक्लेरेशन वाज मेड अबाउट द विलिंगनेस टू मैरी बाय द ब्राइड्स पेरेंट्स। तो सबसे पहले जो दुल्हन होती थी उसके पिता के द्वारा एक डिक्लेरेशन यानी घोषणा की जाती थी कि वह शादी की इच्छा रखते हैं दूल्हे के सामने। When the wedding took place, gifts were exchanged by both parties who ate together and made offering in the temple। तो जब शादी होती थी तो दोनों परिवारों के द्वारा, मतलब दूल्हे के परिवार के द्वारा भी और दुल्हन के परिवार के द्वारा भी गिफ्ट लाके जो उपहार लाते थे उस वो एक्सचेंज किया जाता था, आदान प्रदान करके एक दूसरे को देते थे। इसके अलावा साथ में खाना खाते थे और मंदिर में जाकर वो कुछ भेंट और दान भी करते थे। द ब्राइड वाज गिवन हर शेयर ऑफ इनहेरिटेंस बाय हर फादर। तो जो दुल्हन होती थी उसको उसके पिता के द्वारा उसका जो दाई भाग या जो विरासत का हिस्सा है वो दिया जाता था शादी के समय। द फादर्स हाउस, हर्ड्स, फील्ड्स एट्सेट्रा वर इनहेरिटेड बाय द सन्स। तो पिता के जो जितने भी जो प्रॉपर्टी होती है जिसमें घर थे, उसके जो पशु जानवर या फिर जो बोलते हैं पशुधन, उसके खेत, ये सब उनके पुत्रों द्वारा विरासत में पुत्रों को विरासत में मिलता था। मतलब इन सब चीज़ों पे उनके पुत्रों का अधिकार होता था, ना कि पुत्री का। नेक्स्ट, उर वाज ए टाउन एंड वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ एक्सकेवेटेड इन 1930s। उर एक ऐसा शहर था जो कि 1930 के दशक में उत्खनन में प्राप्त हुआ था। उस मतलब खुदाई के दौरान उसके बारे में पता पड़ा था और ऐसा पता पड़ा था कि यह मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन शहरों में और दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक था। Narrow winding streets indicates the wheeled carts could not have reached many of the houses। अब जो सकड़ी और टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ उन खुदाई के दौरान मिली है उससे ये पता चलता था कि कई घरों तक पहिए वाली व्हील्ड कार्ट्स मतलब पहिए वाली गाड़ी नहीं पहुंच पाती होगी, क्योंकि एक तो जो गलियाँ थी बिल्कुल सकरी थी और टेढ़ी मेढ़ी भी थी, तो पहिए वाली गाड़ी वहाँ नहीं जा सकती थी। सैक्स ऑफ ग्रेन एंड फायरवुड वुड हैव रीच्ड ऑन डोंकी बैक। अब जो अनाज के बोरे होते थे या फिर जलाऊ लकड़ी होती थी वह गधे की पीठ पर रखकर ही वहाँ ले जाया जा सकता था, वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं जा सकती थी। टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रीट ट्रेन्स वर एब्सेंट एट उर शहर में टाउन प्लानिंग का मतलब नगर नियोजन की कमी थी, साथ ही वहाँ पे जो स्ट्रीट ड्रेन्स थी, जो नाली निकास की जो प्रणाली थी उसकी भी
कमी थी या उसका अभाव था। वहाँ पे ना तो अच्छे से टाउन प्लानिंग की गई थी और ना ही जो घरों का गंदा पानी निकालने के लिए ड्रेन्स बनाए जाने होते हैं वो भी नहीं थे। इंस्टेड ऑफ ड्रेन्स क्ले पाइप्स वर फाउंड इन द इनर कोर्टयार्ड्स ऑफ द हाउसेस। मतलब जो नाला निकास के बजाय वहाँ पर क्या मिले हैं, मिट्टी की नालियाँ मिली है, मिट्टी की नलिकाएँ मिली गई है, जो कि घरों के जो भीतरी आंगन होते थे उसके अंदर मिली है। हाउसेस रूफ्स sloped inwards and rainwater was channeled via the drain pipes into the sumps in the inner courtyards। अब जो घरों की जो छतें होती थी वो ऊपर से थोड़ी टेढ़ी होती थी, झुकी होती थी, स्लोप नुमा होती थी, मतलब ढलान नुमा होती थी, और वो ढलान भी अंदर की तरफ होते थे। ठीक है, तो अंदर की तरफ ढलान होने से जो बारिश का पानी होता था वह अंदर की ओर गिरता था, ना कि बाहर की ओर। तो अंदर की ओर गिरता था, तो अंदर जो ड्रेन पाइप होती थी, निकास की नालियाँ उन्होंने अंदर लगा रखी होती थी, उस नालियों से वो सीधे सम्स में यानी होदों में जाके चली जाती थी और उसके द्वारा वो गंदा पानी वहाँ से निकल जाता था, जो कि भीतरी आंगन में लगे होते थे। People had swept their household refuse into the streets। अब लोग भी क्या करते थे, अपने घरों का जो कचरा होता था, गंदगी जो होती थी, वो सब सड़कों पर और गलियों में बुहार देते थे और वहाँ फेंक देते थे। उससे क्या होता था, दिस मेड स्ट्रीट लेवल राइज। इससे स्ट्रीट का लेवल जो था वो बढ़ जाता था, स्ट्रीट लेवल राइज हो जाता था, मतलब बढ़ जाता था। ठीक है, मतलब जो गलियाँ होती थी वो बहुत ऊंची हो जाती थी और जो घर जो होते थे वो नीचे हो जाते थे। इससे क्या हुआ, हाँ, एंड ओवर टाइम द थ्रेशोल्ड ऑफ हाउसेस हैड टू बी रेज्ड। और इसकी वजह से घर नीचे हो जाते थे, इसीलिए जो घरों की जो थ्रेशोल्ड यानी चौखट होती थी, ठीक है, घरों की जो चौखट या दहलीज जो होती थी उसको समय समय पर उनको ऊंचा उठाना पड़ता था, ताकि बाहर की गंदगी और गंदा पानी घरों में ना आ सके। ठीक है, सो दैट नो मड वुड फ्लो इनसाइड आफ्टर रेन्स। ताकि वो चौखट जब ऊंची कर लेंगे तो जो नालियों से और जो गलियों से गंदा पानी बह के आएगा बारिश के पानी के साथ, वो घर में नहीं घुसेगा। इस तरह से समय समय पर वो अपने घरों की चौखट ऊंची करते रहते थे, क्योंकि सारे लोग अपने घर का कचरा सड़कों पर और बाहर नालियों पर गलियों में फेंक देते थे और गलियां ऊंची हो जाती थी। इसकी वजह से उनको घरों को भी ऊंचा करना पड़ता था। लाइट केम इनटू द रूम्स नॉट फ्रॉम विंडोज बट फ्रॉम डोरवेज ओपनिंग इनटू द कोर्टयार्ड्स। अब वहाँ पे जो रोशनी आती थी घरों में, वह विंडोज़ से नहीं आती थी, मतलब जो खिड़कियाँ होती थी वहाँ से रोशनी नहीं आती थी। वहाँ वो कहाँ से आती थी, डोरवेज से, दरवाज़ों से आती थी, जो कि अंदर की तरफ जो कोर्टयार्ड होता था, आंगन, वहाँ उनकी तरफ जो खुलते थे, मतलब अंदर जो आंगन थे उस साइड में उन्होंने दरवाजे बना रखे थे और वहाँ से रोशनी आती थी उनके घरों में। वैसे खिड़कियों के लिए रोशनी के लिए खिड़कियाँ नहीं बनाई थी। नेक्स्ट टॉपिक है सुपरस्टिशंस अबाउट हाउसेस। घरों के बारे में कुछ लोगों के जो वहम होते हैं ना, जैसे शकुन हो जाना, अपशकुन हो जाना, अच्छा शकुन होना, बुरा शकुन होना, तो ये सुपरस्टिशंस थे। तो वो घरों के बारे में कुछ वहम या जो शकुन अपशकुन होते हैं उनके बारे में कुछ अलग अलग सोच रखते थे। वो क्या थे, एज रिकॉर्डेड इन ओमेन टेबलेट्स एज उर। तो उर शहर में जो शकुन से या अपशकुन से संबंधित जो टैबलेट्स मिली थी, टैबलेट्स मतलब जो मिट्टी की पट्टिकाएँ थे जिसमें वो लिखते थे, तो उससे उनको कुछ जानकारी मिली है। वो क्या थी, ए रेज्ड थ्रेशोल्ड ब्रॉट वेल्थ। उसमें ऐसा लिखा गया है कि जो ऊंची चौखट होती है घरों की, वो धन लाती है, मतलब ऊंची चौखट रखने से घर में धन आता है। दूसरा, ए फ्रंट डोर डिड नॉट ओपन टुवर्ड्स अनदर हाउस वाज लकी। दूसरा वो कहते थे कि एक जो मेन डोर होता है, घर का जो मेन दरवाज़ा होता है, फ्रंट डोर, वह किसी दूसरे घर की तरफ नहीं खुलना चाहिए। ऐसा घर लकी होता है, ऐसा घर बड़ा किस्मत वाला होता है। अगर वो दूसरे घर की तरफ मुंह करके
खुलेगा, उस दूसरे मतलब दूसरे घर वालों को दरवाज़ा दिखेगा तो वो लकी नहीं रहेगा, वो अनलकी हो जाएगा। इसीलिए मेसोपोटामिया के ज़्यादातर घर एक दूसरे के घर के सामने नहीं खुलते हैं। इफ़ द मेन डोर ऑफ ए हाउस ओपन आउटवर्ड्स द वाइफ वुड बी ए टॉर्मेंट टू हर हस्बैंड। अगर एक घर का मुख्य दरवाज़ा किसी बाहर की ओर खुलेगा या दूसरे घर के सामने होगा तो ऐसा घर में जो जो वाइफ आएगी, पत्नी आएगी, वो अपने पति के दुख का या कष्ट का कारण बनेगी। तो ऐसी कुछ सुपरस्टिशस या जिसको वहम भी बोल सकते हैं या अंधविश्वास, शकुन अपशकुन के साथ जोड़ सकते हैं कि वो कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा ऐसे वहमी और शकुन अपशकुन को मानने वाले थे। नेक्स्ट है टाउन सिमेट्री एट उर। उर शहर का जो कब्रिस्तान था वो कैसा था, देखिए। द ग्रेव्स ऑफ रॉयल्टी एंड कॉमनर्स हैव बीन फाउंड देयर। उर शहर के अंतर्गत जो कब्रिस्तान मिला है वहाँ पर जो रॉयल्टी मतलब जो जो शासक लोग या जो बिल्कुल एलाइट वर्ग के लोग थे, अमीर लोग जिसको, या फिर जो शासक वर्ग किंग वगैरह और जो उसके दरबारी लोग थे, इसके अलावा जो कॉमनर्स आम आदमी थे, जनसाधारण, उन दोनों की ग्रेव्स वहाँ पर मिली है। वेरी फ्यू इंडिविजुअल्स वर फाउंड बरीड अंडर द फ्लोर्स ऑफ ऑर्डिनरी हाउसेस। बहुत कम लोग अपने घरों की जो फर्श होती थी, घरों की फर्श के नीचे दबे हुए मिले हैं। मतलब बहुत कम लोगों को घरों की फर्श के नीचे दफनाया जाता था। मैक्सिमम को जो कब्रिस्तान था वहीं पे दफनाया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है ए ट्रेडिंग टाउन इन ए पेस्टोरल जोन, लाइफ इन द सिटी ऑफ मारी। तो अब दूसरे शहर की बात हो रही है। ए ट्रेडिंग टाउन एक व्यापारिक शहर था, इन ए पास्टोरल जोन, एक पास्टोरल जोन मतलब पशु चारक क्षेत्र में, जहाँ पे जानवरों को ज़्यादा पशुपालन होता था, पशुपालन वाले क्षेत्र में एक व्यापारिक शहर था वो, जिसका नाम था मारी। लाइफ इन द सिटी ऑफ मारी, मारी शहर में जनजीवन। आफ्टर 2000 BC द रॉयल सिटी ऑफ मारी फ्लरिश्ड। लगभग 2000 ईसा पूर्व जो शाही शहर था, रॉयल शहर जो शाही शहर था मारी का, वह फ्लरिश्ड हुआ, मतलब उसका उद्भव हुआ, वह फला फूला। मारी वाज लोकेटेड ऑन द अपस्ट्रीम ऑफ यूफ्रेट्स। मारी जो शहर था वह फरात नदी की ऊपरी धारा की ओर स्थित था। एग्रीकल्चर एंड एनिमल रियरिंग वर्क कैरिड आउट इन दिस रीजन। तो जो वो रीजन था, मारी का एरिया जो था, वहाँ पर एग्रीकल्चर भी किया जाता था, कृषि भी किया जाती थी और पशुपालन भी किया जाता था। मोस्ट ऑफ द रीजन्स वाज यूज फॉर पास्चरिंग शीप एंड गोट्स। और मारी का जो मैक्सिमम जो क्षेत्र था वहाँ पर जो भेड़ बकरियाँ होती थी उनको चराया जाता था, उनको पाला जाता था। हर्डर्स एक्सचेंज एनिमल्स, चीज़, लेदर एंड मीट इन रिटर्न फॉर मेटल टूल्स एट्सेट्रा विद द फार्मर्स। अब जो वहाँ के जो हर्डर्स या जो पशुपालक या गडेरिए जो होते थे, वो किसानों से जो टूल्स खरीदते थे, जैसे मेटल टूल्स, जो धातु के औजार और दूसरे जो सामान अनाज वगैरह लेते थे, उसके बदले में उनको एनिमल्स, जानवर देते थे, चीज़, पनीर वगैरह, मक्खन वगैरह और लेदर, चमड़ा और मीट, ये सब किसानों को देते थे। बदले में उनसे मेटल टूल्स और बाकी जो अनाज वगैरह होते थे वो लेते थे, तो वो एक्सचेंज करते थे इनको। नोमैडिक ग्रुप्स ऑफ द वेस्टर्न डेजर्ट फिल्टर्ड इनटू द प्रोस्परस एग्रीकल्चरल लैंड। अब जो नोमैडिक ग्रुप थे, मतलब जो यायावर समूह थे, यायावर समूह मतलब जो कभी एक जगह टिक कर नहीं रहते, समय समय पर अपनी जगह बदलते रहते हैं। वो जहाँ उनको खाने पीने की जगह मिल जाती है वो वहीं रह जाते। फिर वहाँ से अगर घास फूस या जो साथ में वो पशुपालन भी करते हैं, तो घास फूस जहाँ सूख जाती है तो वहाँ से उठ के वो दूसरी जगह चले जाते हैं जहाँ घास फूस मिलती है जानवरों के लिए, और वो घूम घूम कर अपना जीवन बिताते थे, कभी एक जगह सेटल होके नहीं रहते। ऐसे लोग होते हैं नोमैडिक। तो नोमैडिक ग्रुप ऑफ वेस्टर्न डेजर्ट फिल्टर्ड इनटू द प्रोस्परस एग्रीकल्चरल लैंड। तो जो
पश्चिमी रेगिस्तान के अंतर्गत जो यायावर समूह रहते थे वो एक समृद्ध कृषि भूमि क्षेत्र में बदल गए, मतलब वो एक जगह बस गए और वो एक जगह बसकर खेती करने लगे और साथ में पशुपालन भी करने लगे। सच ग्रुप्स वुड कम एज हर्डर्स, हार्वेस्ट लेबरर्स और हायर्ड सोल्जर्स एंड सेटल डाउन। ऐसे लोग जो नोमैडिक ग्रुप थे वो किस रूप में आते थे? हर्डर के रूप में, पशुपालन या जो गडरिये होते थे उनके रूप में। इसके अलावा हार्वेस्ट लेबरर्स मतलब जो फसल काटने के लिए जो मजदूर आते थे उनके रूप में आते थे, और हायर्ड सोल्जर्स, इसके अलावा भाड़े के जो सैनिक आते हैं, किराए के जो सैनिक होते हैं, उस रूप में वो आते थे और वहीं पर मारी में आकर वो बस जाते थे। दीज इंक्लूडेड द अकेडियंस, एमोराइट्स, असीरियंस एंड आर्मीनियंस। ऐसे सभी समूह के लोगों में अकेडियन लोग भी थे, अक्कडी लोग, एमोराइट्स, असीरियन और आर्मेनियन, ये सारे लोग इस प्रकार के लोगों में शामिल थे। द किंग ऑफ मारी वर एमोराइट्स। मारी शहर के जो राजा थे वो एमोराइट थे। एंड रेज्ड ए टेम्पल एट मारी फॉर डैगन गॉड ऑफ स्टेपी। और उन्होंने स्टेपी क्षेत्र के देवता जिनका नाम था डैगन, उनके लिए एक मंदिर भी बनवाया था। मेसोपोटामियन सोसाइटी एंड कल्चर वाज ओपन टू डिफरेंट कल्चर्स। अब मेसोपोटामिया की जो समाज था और संस्कृति थी वह सब हर प्रकार के अलग अलग जो संस्कृतियाँ थी उन सब के लिए खुली थी। दस द वाइटलिटी ऑफ द सिविलाइजेशन वाज ऑफ कोर्स एन इंटरमिक्सचर कल्चर। इसीलिए जो मारी की सभ्यता में जो जीवन शक्ति थी वो शायद मिश्रित संस्कृति के कारण ही थी। नेक्स्ट है, मारी इज ए गुड एग्जाम्पल फॉर एन अर्बन सेंटर प्रॉस्परिंग ऑन ट्रेड। मारी एक ऐसा महत्वपूर्ण उदाहरण है जो कि एक व्यापार के रूप में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में प्रोस्परस यानी समृद्ध हो रहा था, मतलब वो व्यापार के द्वारा समृद्ध हो रहा था। ठीक है, तो वो एक शहरी केंद्र भी था जो कि व्यापार करके समृद्ध हो रहा था। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है मारी शहर। वुड, कॉपर, वाइन, टिन, ऑयल etc. were carried in boats along the Euphrates between the south and Turkey, सीरिया एंड लेबनान। अब वहाँ जो व्यापार वगैरह होते थे वो कैसे होते थे? देखिए, जो लकड़ी, तांबा और जो शराब होती थी, इसके अलावा टिन, ऑयल आदि चीज़ें वो बोट्स के द्वारा, नावों के द्वारा मतलब जो यूफ्रेट नदी थी, फरात नदी जिसको बोलते थे, उसके द्वारा नावों में बैठकर उसका व्यापार करते थे। तो उसका व्यापार कौन कौन सी देशों के बीच होता था? साउथ एंड टर्की, ठीक है, दक्षिण के देशों में, और टर्की के साथ जिसको तुर्की बोला जाता है, सीरिया और लेबनान, इन देशों के साथ वो व्यापार करते थे इन चीज़ों का। बोट्स कैरिंग ग्राइंडिंग स्टोन्स, वुड एंड वाइन एंड ऑयल जार्स वुड स्टॉप एट मारी ऑन देयर वे टू सदर्न सिटीज़। अब जो नावें आती थी जिसमें जो ग्राइंडिंग स्टोन, नावें जो सामान लेकर आती थी जिनमें ग्राइंडिंग स्टोन होते थे, मतलब घिसाई पिसाई के पत्थर, वुड लकड़ी, और वाइन इसके अलावा शराब, एंड ऑयल जार्स इसके अलावा तेल के जो कंटेनर और जार होते थे वो सभी आकर मारी में रुकते थे। ठीक है, ऑन देयर वे टू सदर्न सिटीज़, जो कि वो दक्षिण के दूसरे शहरों में जाने के लिए रास्ते में जो शहर पड़ता था मारी, वहाँ पर आके रुकते थे। ऑफिसर्स ऑफ दिस टाउन वुड गो अब्रॉड। अब इस शहर के जो अधिकारी होते थे वो विदेश जाते थे। इंस्पेक्ट द कार्गो, फिर कार्गो की जांच करते थे, कार्गो यानी जलपोत, शिप की जांच करते थे। एंड लेवी ए चार्ज ऑफ अबाउट 1/10 ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स। फिर उनकी जांच करने के बाद उस शिप पर या कार्गो पर जितना सामान रखा होता था उस सामान का 10वां भाग, 1/10 मतलब 10वां हिस्सा, 10वां भाग वो टैक्स के रूप में वसूल करते थे। Thus, although the kingdom of Mari was not militarily strong, but it was exceptionally prosperous. इसलिए हालांकि जो मारी शहर था वो सैनिक दृष्टि से बहुत मजबूत नहीं था, फिर भी वह आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा
समृद्ध और खुशहाल शहर था। नेक्स्ट टॉपिक है सिटीज़ इन मेसोपोटामियन कल्चर। मेसोपोटामियन संस्कृति में शहर। मेसोपोटामियंस वैल्यूड सिटी लाइफ। मेसोपोटामिया के लोग सिटी लाइफ को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, मतलब शहरी जीवन को महत्व देते थे। मैनी कम्युनिटीज़ एंड कल्चर्स लिव्ड साइड बाय साइड। बहुत सारे जो समुदाय थे और संस्कृतियाँ थी वो साथ साथ रहते थे। आफ्टर सिटीज़ वर डिस्ट्रॉयड इन वॉर दे रिकॉल्ड देम इन पोइट्री। जब लड़ाई के दौरान युद्ध के बाद मेसोपोटामिया के शहरों का नाश हो गया या नष्ट हो गए तो उनको अब कविताओं के द्वारा उनको याद किया जाता है। द एपिक ऑफ गिलगेमेश रिमाइंड्स अस द प्राइड ऑफ द मेसोपोटामियन हु टुक इन देयर सिटीज़। अब गिलगेमेश का एक जो एपिक था, महाकाव्य था, उसमें मेसोपोटामियन के लोगों को ये याद दिलाया, उन लोगों के बारे में याद दिलाया जो कि कभी अपने शहरों पर गर्व करते थे। गिलगेमेश वाज द रूलर ऑफ उरुक। अब गिलगेमेश कौन था? गिलगेमेश उरुक शहर का राजा था। एंड ए ग्रेट हीरो हु सबड्यूड पीपल फार एंड वाइड। और एक महान हीरो था, नायक था, जिसने कि बहुत दूर दूर तक के लोगों को और उनके जो राज्य थे उनको अपने अधीन कर लिया था। ही गॉट ए शॉक व्हेन हिज हीरोइक फ्रेंड डेड। उसको बहुत गहरा सदमा या झटका लगता है जब उसका एक बहुत वीर मित्र जो था उसकी मृत्यु हो जाती है। ही देन सेट आउट टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ इमॉर्टेलिटी। इसके बाद वह अमरत्व या अमर होने का राज पता करने के लिए निकल पड़ता है कि किस प्रकार अमर होया जा सकता है। आफ्टर ए हीरोइक अटेम्प्ट गिलगेमेश फेल्ड। एक साहसिक प्रयास के बावजूद गिलगेमेश अमरत्व का पता लगाने में असफल साबित होता है। एंड रिटर्न टू उरुक। और जब वह असफल हो जाता है तो वापस उरुक आ जाता है। देयर ही कंसोल्ड हिमसेल्फ वॉकिंग अलोंग द सिटी वॉल बैक एंड फोर्थ। फिर वहाँ पर वो वापस उरुक शहर में आकर अपने आप को सांत्वना देता है, खुद को सांत्वना देता है कि वो अमृत्यु का पता नहीं लगा पाया, तो वह उर शहर की जो दीवारें थी उसके आसपास आगे पीछे चहलकदमी करते हुए अपने आप को ढांढस बंधाता है या सांत्वना देता है। लास्ट टॉपिक आ गया आपके चैप्टर का, द लेगेसी ऑफ राइटिंग। लेखन कला की देन। मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन थी उसमें लेखन कला की क्या देन थी, देखिए। द ग्रेटेस्ट लेगेसी ऑफ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सबसे महानतम जो देन है दुनिया को वो यह है, सबसे मैथमेटिक्स में, सबसे पहले मैथमेटिक्स में क्या देन है, गणित में मैथमेटिकल्स कंट्रीब्यूशन, मतलब उसने गणितीय बहुत सारा योगदान दिया, जिसमें टेबलेट्स विद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन टेबल्स, कि उन्होंने ऐसी टैबलेट्स यानी पट्टिकाएँ उन्होंने बनाई थी जो कि गुणा और भाग की तालिकाओं से संबंधित थी। मतलब गुणा भी वहाँ जो टैबलेट्स मिली थी वो मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा और डिवीजन मतलब भाग, और टेबल्स मतलब तालिकाएँ, तो इनसे संबंधित तालिकाएँ हमें उत्खनन के दौरान वहाँ मिली थी। स्क्वायर रूट्स टेबल, इसमें वर्ग और वर्गमूल जो थी वो सारणियाँ भी मेसोपोटामिया की ही देन थी, जिनका यूज आज हम मैथमेटिक्स के क्षेत्र में करते हैं। टेबल्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके अलावा जो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है उसकी सारणियाँ भी मेसोपोटामिया में मिली है, तो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में भी मेसोपोटामिया का बहुत ज़्यादा योगदान है। अब है दूसरा योगदान क्या है, स्कॉलरली ट्रेडिशन ऑफ टाइम रिकॉर्डिंग। टाइम रिकॉर्डिंग मतलब समय या काल गणना के क्षेत्र में विद्वत्तापूर्ण परंपरा। तो मेसोपोटामिया के लोगों ने समय की गणना में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, वो क्या क्या था, कैलेंडर, सबसे पहले उन्होंने कैलेंडर बनाया, पूरे साल भर का एक कैलेंडर उन्होंने तैयार किया था। द डिवीज़न ऑफ द ईयर इनटू 12 मंथ्स, उन्होंने एक साल को
12 महीने में विभाजित किया था। द डिवीज़न ऑफ मंथ इनटू 4 वीक्स, इसके बाद उन्होंने हर महीने को 4 सप्ताहों में विभाजित किया था। द डिवीज़न ऑफ डे इनटू 24 आवर्स, और उन्होंने हर दिन को 24 घंटे में विभाजित किया था। द डिवीज़न ऑफ द आवर इनटू 60 मिनट्स, और हर घंटे को उन्होंने 60 मिनट में विभाजित किया था। इसके अलावा सोलर एंड लूनर एक्लिप्सेस वर ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड, उस समय के दौरान भी लगभग 5 से 7 हज़ार साल पहले की बात, 4-5 हज़ार साल पहले भी जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होते थे उसको ऑब्जर्व किया जाता था, मतलब उसको अवलोकन किया जाता था और उसको दर्ज रिकॉर्ड ये के हिसाब के रूप में रिकॉर्ड भी रखा जाता था। देयर वर स्कूल्स वेयर स्टूडेंट रीड एंड कॉपीड अर्लियर रिटन टैबलेट्स, वहाँ पर ऐसे विद्यालय भी मिले हैं जहाँ पर विद्यार्थी जो प्राचीन टैबलेट्स थी या जो प्राचीन लिखी हुई टैबलेट्स थी उसको पढ़ते थे और उनको नकल भी करते थे। तो इस तरह से मेसोपोटामिया की सभ्यता ने विश्व को बहुत सारी चीज़ें प्रदान की है, इसके लिए विश्व हमेशा मेसोपोटामिया का ऋणी रहेगा। इस तरह से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर बच्चों आपको इन टॉपिक्स में से कोई सा भी समझ नहीं आता है तो आप मुझे दोबारा फ़ोन करके मैसेज करके किसी भी तरह से आप संपर्क कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।